आज हम लोग बात करने वाले हैं नील क्रांति और चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आज देखेंगे इसके हर पहलुओं को। सबसे पहले हम लोग इसके पृष्ठभूमि से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अब तक के जो लेक्चर्स हुए हैं वैसा नहीं। इसकी पृष्ठभूमि बताने में ही बीपीएससी का एक और टॉपिक पूरा हो जाएगा। मतलब आज का ये लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि एक चंपारण सत्याग्रह पढ़ने के लिए हमें उसके पीछे जो एक क्रांति हुई थी उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि अमूमन लोग उसे मिस कर देते हैं। तो आप यकीन मानिए कि आप बस आराम से इस स्टोरी को सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपको कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली अगर हम इस टॉपिक का बात करें, तो इस लेक्चर के बाद ये टॉपिक बिल्कुल आपके ज़ुबान पे होगा। ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा तिनकठिया सिस्टम, है ना? तो ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि तिनकठिया सिस्टम क्या है, किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीय जो किसान हैं उनको मजबूर किया गया, ज़बरदस्ती नील का खेती करवाया गया, नील की खेती के क्या दुष्परिणाम उनको झेलने पड़े, क्या-क्या समस्याएँ आईं, क्या-क्या घटनाएँ घटीं और उसके बाद क्या हुआ। तो इससे पहले कि हम लोग 1917 की नील क्रांति और चंपारण सत्याग्रह पढ़ें, हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा भारत में लगभग 57 से 58 साल पीछे। ये क्लास बहुत स्पेशल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ जनरल पब्लिक के लिए भी, और बीपीएससी मेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक लेक्चर में आपका 2 टॉपिक एक साथ कवर होगा और मैं इस तरीके से कवर कराऊंगा कि दोनों टॉपिक आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है? तो इससे पहले कि हम लोग चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, हम लोग को करीब 57 साल पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। और इसका पृष्ठभूमि समझने के लिए, इसको लिंक करने के लिए, और न चाहते हुए भी बीपीएससी का एक और टॉपिक लिंक करके इसी टॉपिक के साथ पढ़ने के लिए, जिससे हमारा एक ही साथ 2 टॉपिक हो जाए। तो आइए चलते हैं एक खूबसूरत से सफर पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिगो रिवोल्ट एंड चंपारण सत्याग्रह, लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जाननी है। तो आइए इसका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिगो रिवोल्ट। मैंने बोला था कि इसके बैकग्राउंड में ही एक टॉपिक है। तो इंडिगो रिवोल्ट, बहुत लोगों को पता होता है कि नील क्रांति मतलब चंपारण सत्याग्रह 1917। नहीं, गलत। सबसे पहले नील की खेती इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। सबसे पहले बंगाल में नील का खेती होना शुरू हुआ था ब्रिटिश प्लांटर्स के द्वारा। ठीक है? इसका बैकग्राउंड हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इंडिगो रिवोल्ट कब? 1859-60। आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बीपीएससी ने अपने प्रीवियस, मतलब कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें पूछा हुआ है ये सवाल। तो देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, है ना, बंगाल में नील की खेती की शुरुआत हुई किसके द्वारा? ब्रिटिश बागान मालिकों के द्वारा। उनको क्या था? उनको बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना था, और इसके चलते, क्योंकि नील की खेती करने से उनको ज्यादा फायदा, इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट उनको मिल रहा था। किनको? ब्रिटिशर्स को। क्यों मिल रहा था? क्योंकि नील जो है वो एज अ कलरिंग एजेंट, एज अ डाई मटेरियल, बहुत उसका डिमांड था। बहुत डिमांड था, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन मार्केट। अगर यूरोप के बाजारों के बारे में बात करें तो बहुत डिमांड था नील का।
तो वो ब्रिटिश लोग जो है वो सबसे पहले बंगाल में नील का खेती शुरू करते हैं। समझ में आया? ठीक। अब नील की खेती किस प्रकार की जा रही थी? नील की खेती करने में दो प्रकार के लोग थे। कौन से दो लोग थे? एक ब्रिटिश प्लांटर्स, मतलब कि अंग्रेज जिनका खुद बड़ा बड़ा जमीन अपने अपने कब्जे में लेके बैठे हुए थे, जमीन के मालिक बने हुए थे, और उस अपनी जमीन पे ब्रिटिशर्स जिन जमीन को उन्होंने अपना लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, उस जमीन पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे? नील की खेती करते थे, मजदूरों से करवाया करते थे। तो वैसे को बोलते थे निज। अब आप समझिए बात को। अगर मेरा कोई निजी खेत है, पर्सनल, है ना? बोलते हैं कि मेरा पर्सनल मैटर है, मतलब निजी मामला है। समझिएगा बात। तो मेरा पर्सनल खेत है, तो वो मेरा निजी खेत है, और वो उसमें मैं जो चाहे कर सकता हूं। तो उसी निजी से याद रखिएगा, निज। ठीक है? तो ये वो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं जिनका ये अपना जमीन है, जिसपे वो नील का खेती करवाया करते थे। निज हो गया। उसके बाद है रैयत्स। रैयत का मतलब है वहां के किसान। वहां के किसान जिनके पास अपना जमीन है, जो खेती करते हैं, और उस खेती में से कुछ टैक्सेस जो है वो किसको देते हैं? ब्रिटिशर्स को वो चुकाते हैं। ये रैयत मतलब किसान, और किसान का जमीन, ये जमीन ब्रिटिशर्स का नहीं है, ये जमीन रैयत का है। समझ में आता है? ओके, ठीक। तो दो प्रकार से नील का खेती होता था। एक निज, जो ब्रिटिशर्स के खेतों में हुआ करता था, ब्रिटिशर्स अपने खेतों में किया करते थे, उनका निजी खेत था, तो निजी खेती हो रहा है। और रैयत खेती मतलब कि जो वहां के फार्मर थे, वो लोग कर रहे थे। अब जो रैयत जो खेती कर रहे थे, मतलब वहां के जो बंगाल के जो फार्मर खेती कर रहे थे, वो मजबूरी में कर रहे थे। क्यों मजबूरी में करेंगे? तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि आपके पास अगर 1 बीघा जमीन है, क्योंकि हमारे तरफ ऐसा ही होता है, देश दुनिया के जो भी लोग हैं, अगर उन्हें नहीं पता है तो आप जान जाइए कि आई एम फ्रॉम बिहार। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। हमारे यहाँ होता क्या है सिस्टम कि 1 बीघा जो जमीन होता है, उसमें वो उसका जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो है 20 कट्ठा। 20 कट्ठा होता है। ठीक है? ये 20 कट्ठा होता है। और हमारे यहाँ स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बिहार, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता है, लगभग हमारे यहाँ जो 1 कट्ठा में 1360 के अराउंड, 1360-61 ऐसे कुछ करके, 1360 के आसपास में था, 60 प्लस, अब एक हो, दो हो, तीन हो, ये या पॉइंट में हो, 1360 के आसपास में स्क्वायर फीट होता है। ठीक है? स्क्वायर फीट होता है। तो 1 कट्ठा में ये स्क्वायर फीट जमीन है, और 20 कट्ठा मिलके 1 बीघा बनता है। ठीक है? जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग बहुत ही आसानी से समझ जाए। तो अंग्रेजों ने रैयत्स को बोला, अंग्रेजों ने इनको रैयत्स को बोला कि सुन भाई, तुम्हारे पास अगर 1 बीघा जमीन है, तो उस 1 बीघा जमीन में से, उस 1 बीघा जमीन में से 17 कट्ठा में आपको क्या करना है? 17 कट्ठा में आपको बाकी फसल लगाना है। जो भी फसल लगाना है, आप धान लगाओ, दाल लगाओ, पल्सेस है, आप जो भी उगाना है, उपजाना है, जो करना है, इट्स कंप्लीटली अपॉन यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी 3 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा? इंडिगो का खेती करना पड़ेगा। इंडिगो का खेती करना पड़ेगा। ये नियम किसके लिए था? ये नियम था रैयत्स के लिए। रैयत्स के लिए। क्योंकि निज तो ब्रिटिश प्लांटर्स का था ना, वो तो उनका पर्सनल लैंड था, उसमें तो वो कंप्लीटली
जब जमीन ही अपना है तो क्या नियम लगाना है? उसमें अपना वो कंप्लीटली इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निज में वैसा कोई रूल नहीं था, लेकिन रैयत जो थे, जो बाकी जो किसान थे, उनको बोला गया कि सुनो भाई, 17 कट्ठा में जो भी बोना है, रोपना है, बुआई करना है, जो करना है करो, धान गेहूं जो करना है करो। 3 कट्ठा में 3 कट्ठा में आपको क्या करना है? इंडिगो का कल्टीवेशन करना है, ये बोला गया। और इसी को बोलते हैं 3 कठिया सिस्टम। इसको बोला गया 3 कठिया सिस्टम। तो बहुत लोग इसको चंपारण सत्याग्रह से लिंक करके पढ़ते हैं, बट इट स्टार्टेड इन बंगाल। ये सिस्टम बंगाल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है? ये 1917 का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ये है अपना 3 कठिया सिस्टम कि 1 बीघा में 1 बीघा अगर लैंड है तो उसमें टोटल 20 कट्ठा होगा। 20 कट्ठा में से जो 3 कट्ठा है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। बाकी जो 17 कट्ठा है उसमें आप गेहूं लगा दीजिए। देखिए, एक ही पिक्चर में सब कुछ है। बाकी 17 कट्ठा में गेहूं लगाइए, जो कि आपको दिख रहा है। लेकिन 3 कट्ठा में मजबूरी में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड 3 कटिया सिस्टम। ठीक, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। उसके बाद जो इंडिगो कल्टीवेशन, जो नील की खेती हो रही थी, उसके जो शर्तें थे वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा हैवी था, भारी था, जिससे वो जो गरीब किसान थे उनका शोषण हो रहा था। ठीक है, उनको मजबूर किया जाता कि आप जब नील की खेती करो तो अपना जो फसल है वो औने पौने दाम पर ब्रिटिशर्स को बेच दो, क्योंकि कम दाम पर ब्रिटिशर्स वो फसल खरीदे किसानों से और उसी फसल को ज्यादा दाम में बाहर एक्सपोर्ट कर दे, यूरोपियन मार्केट में पहुंचा दे और उससे बहुत अच्छा पैसा कमाए। क्योंकि अगर वो ज्यादा पैसा इन किसानों को दे देंगे तो उनको मुनाफा कम होगा। इसलिए जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि इन किसानों को बहुत कम पैसा, लागत भी नहीं निकल पाता था, जितना इनका लागत था नील की खेती में वो भी नहीं निकल पाता था। किसान का बहुत ही अलग लेवल पे शोषण हो रहा था उस समय। ठीक, इससे क्या हुआ? जब लगातार किसी वर्ग का आप शोषण करेंगे तो उसमें क्या होगा? असंतोष पैदा होगा। वही हुआ, क्योंकि वहां के जो किसान थे वो नील की खेती करने के लिए लगातार कर्ज ले रहे थे, कर्ज ले रहे थे। कर्ज, एक तो कि कर्ज लेके नील का खेती करो, ऊपर से क्या प्रॉब्लम था कि उसको कम दाम में ब्रिटिशर्स को बेच दो। उससे जो कर्ज लिया है वो भी वापस नहीं होता था। ये कर्ज के बोझ के तले दबते गए, दबते गए, दबते गए। इससे इनमें असंतोष बनता गया, बनता गया, बनता गया। एक समय ऐसा आया कि आप भाई कब तक किसी को दबा के रख सकते हैं? ठीक है, एक समय ऐसा आया कि चीजें सर से ऊपर जाने लगी। क्यों? क्या हुआ? देखते हैं। वहां पर जो लोन लोगों को, मैंने अभी बोला कि नील की खेती करने के लिए कर्ज लेते थे, तो लोन, वहां के क्षेत्रीय भाषा में इसको ददन बोलते थे। तो बहुत ही उच्च ब्याज पे लोन लोगों को दिया जाता था और जिससे जो वहां के गरीब किसान हैं वो कर्ज के तले दबते गए, दबते गए, दबते गए और वो बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, सारे के सारे यूरोपियन प्लांटर्स थे, वो जो लोकल किसान थे, जो लोकल्स कहने का मतलब है कि लोकल किसान थे, उनका बहुत ज्यादा भारी शोषण किया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि आप इंडिगो का कल्टीवेशन करो, इंडिगो का खेती करो। जबरदस्ती करवाया गया। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, कैसे जबरदस्ती करवाया जाएगा? नहीं करेगा तो वो लोग क्या करेंगे? अगर नहीं करोगे इंडिगो का खेती तो क्या करते थे ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स उनको धमकी देते थे
इंटिमिडेटेड, ठीक है, उनको धमकी देते थे, किडनैपिंग्स, इलीगल कन्फाइनमेंट, जबरदस्ती कैद कर लेना, बंधक बना के रख लेना, फ्लॉगिंग, कोड़े मारना, अटैक्स ऑन वोमेन्स, वोमेन्स पे हमला करना और उनके घरों को गिरा देना। ये सारी चीजें हिंदी में लिखा हुआ है। बागान मालिकों ने अपहरण, अवैध कारावास, है ना, इलीगल कन्फाइनमेंट को अवैध कारावास है, कोड़े मारना फ्लॉगिंग है, महिलाओं पर हमले, घरों को ध्वस्त करना और फसलों को नष्ट करने का माध्यम से किसानों को डराया। इतनी घिनौनी हरकतें वो लोग किया करते थे, ठीक है, इतनी घिनौनी हरकतें किया करते थे कि नहीं अगर खेती करोगे तो ये सब हम चीजें करेंगे आपके साथ। बताओ यार कितना हार्ड लाइफ रहा होगा उस टाइम में लोगों का, है ना। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ अब किसान के ऊपर एक और शर्त था कि किसान का जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन था, जिस पे फसल उगा के वो अपने परिवार का पेट भर सकते थे, जिस पे फसल उगा के वो अपना टैक्स जमा कर सकते थे ब्रिटिशर्स को, उस सबसे ज्यादा उपजाऊ या पैदावार जमीन पे उनको नील की खेती करनी पड़ती थी और ये करने के लिए मजबूर करते थे ब्रिटिशर्स। और जिससे सारे उपजाऊ जमीन पे नील की खेती उनको करनी पड़ती थी, जिसके वजह से उनके पास नॉर्मल फसल उगाने के लिए जमीन कम पड़ता था, ठीक है, कम पड़ता था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो और कर्ज में दब गए, गरीबी आया, बदहाली आया, है ना, भूखमरी का स्थिति आया। आप इतिहास में जाके गूगल सर्च करोगे तो देखोगे कि नील की खेती के वजह से इस टाइम के दौरान बंगाल में लगातार साल दर साल फेमाइन्स, मतलब अकाल की स्थिति लोगों को झेलना पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ा लगातार। क्यों? इसके पीछे भी वजह है। एक तो वजह यह है कि आपको जो अन्न है, चावल, दाल, गेहूं, ये सब न उगा के आपको 3 कट्ठा जो सबसे पैदावार जमीन है वहां पे आपको उगाना पड़ रहा है, क्या नील की खेती करनी पड़ रही है। उसके बाद नील की खेती का एक दुष्परिणाम ये था कि नील की खेती जब आप अपने जमीन पे करते हैं तो आपका जमीन बंजर हो जाता है, लैंड जो है वो बैरन हो जाता है। बैरन का मतलब बंजर हो जाता है, भूमि बंजर हो रही थी नील की खेती करने से, जिससे वहां के क्षेत्रों में अकाल की स्थिति पैदा हो रही थी। अब किसान बोला कि भाई वैसे तो मर ही रहे हैं, भूखे हम मर रहे हैं, हमारे परिवार मर रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा है ना। तो एक काम करते हैं, जब मरना ही है तो विद्रोह करके ही मरते हैं, ठीक है। ये लोग अंदर अंदर तो रेडी थे, लेकिन अब कुछ चाहिए ना कि हाँ क्या, हम लोग देखते हैं जैसे आजकल के टाइम में क्या है कि अगर आप कोई सामान भी लेते हैं तो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे रिव्यू देख के लेते हैं कि हाँ पहले जो लोग कोई चीज लिया हो, सामान लिया हो, तो वो कैसा है, सही है या नहीं है। तो उन्होंने भी देखा कि अच्छा पहले कुछ ऐसा घटना हुआ था क्या। ये कब हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं 1859 में ये सब हो रहा है। तो इन्होंने अ, अभी इस टाइम में लोगों ने पीछे देखा, बोला कि हमसे पहले कुछ हुआ है क्या। तो लोगों ने बोला कि अरे हाँ हमसे पहले तो हुआ ही था, हमसे पहले हुआ था 1857 की क्रांति, जिसमें एक समय ऐसा था कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अंग्रेजों को धुआं धुआं कर दिया था। बोला हाँ यार ये तो सही बात है, मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जब अंग्रेजों को धुआं धुआं कर दिया था और उनको अंग्रेजों को चीजें काबू करने में साल भर का समय लग गया था, तो एक काम करते हैं हम लोग भी कर सकते हैं यार। ये इंस्पिरेशन मिला इन लोग को। ऊपर से कुछ लोग और थे जो दादा परदादा लोग के टाइप थे, जो कि, है ना, वो लोग इतिहासकार जो उस समय के रहे होंगे, वो लोग बोलते कि अरे अरे बस इतना ही, अभी और सुनो। अभी हुआ था 1855 और 1856 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था, क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। और उसमें भी संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजों को धुआं धुआं कर दिया था।
तो बोला अच्छा, हाँ। तब इन लोगों को एक मिला कि हाँ भाई, हम भी इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए नहीं किया था, लेकिन इन लोग को ऐसा लगा कि हम भी ब्रिटिशर्स को मजा दे सकते हैं। जो ये इतना जुल्म हम लोग पे कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा इनको मजा दे सकते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ नन मूवमेंट विथ अ नन वायलेंट, है ना, थोड़ा सा वायलेंस न के बराबर यहाँ पे रहा था। मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मिले जहाँ पे फार्मर्स ने, जो वहाँ के जमींदार थे या ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन पे हमला किया था और उनके प्रॉपर्टीज पे हमला किया था। बट मेजरली अगर बात किया जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ नन वायलेंट, है ना, मूवमेंट था ये। उतना एग्रेसिव नहीं था इस मूवमेंट में। तो इंस्पिरेशन में हमने बात कर ही लिया, ये चीज हुआ। ठीक, अब ये इंस्पिरेशन मिल गया उन्हें। अब ये लोग रेडी थे कि सुनो भाई, एक काम करते हैं, अब हम लोग विद्रोह करेंगे। तो दो नाम आपको याद करना है। क्या? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई थे। अगर ये नाम बिना आपको याद नहीं होता है तो भाई, अब आप अपने किस्मत के, अपने भाग्य के मालिक खुद ही हो। ठीक है। सॉरी। तो नादिया डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद रखना है। नादिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे विश्वास ब्रदर्स। कहीं पे आपको विश्वास बंधु या विश्वास ब्रदर्स देखने के लिए मिलेगा, हिंदी इंग्लिश अलग अलग बुक्स में। लेकिन पूरा नाम अपने को याद करके जाना है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दो भाइयों की लीडरशिप या अध्यक्षता या नेतृत्व में लोगों ने बोला कि सुनो, अब हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, जो करना है कर लो। अब हम नहीं उगाएंगे, ना मतलब ना। ठीक। तो इन लोगों ने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया सुनो, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, जो करना है कर लो। अब इन्होंने साफ साफ बोल दिया। तो अभी ऊपर पढ़े थे कि ये लोग क्या करते थे। ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे वो लोग क्या करते थे, घरों को तोड़ देना, फसलों को नष्ट कर देना, है ना, औरतों को पीटना, है ना। तो ये सब चीजें वो लोग करते थे। यहां तक कि उनके जो कुछ लठैत लोग थे, लठैत लोग ऐसा ऐसा पता है ना कि बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके लठैत लोग है ना, आके वो लाठी से मारना स्टार्ट कर दिए किनको, गरीब किसानों को। ये सब कुछ हुआ, ये देखिए। यहां तक कि उन्होंने बोला, किसान इतने डट गए थे कि उन्होंने बोला कि ठीक है, लठैत आके उन पे लाठी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको वो लोग क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, झेल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सुनो, मार लो, पीट लो, जो करना है कर लो। आई एम अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ हूं और मैं आपकी बातें नहीं मानने वाला हूं। ठीक है। ये चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, सबके लिए अपने पास व्यवस्था है, चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है। अब क्या होता है आगे। अब इस गुस्से में आके जो प्लांटर्स थे, ब्रिटिश प्लांटर्स थे, उन्होंने बोला कि भैया सुनो, बात ऐसी है कि तुम लोग नहीं मानोगे ना। कितने दिन तक नहीं मानोगे? कितने दिन तक नील का खेती नहीं करोगे? हम तो कूटेंगे, हम तो तुम्हारा घर तोड़ेंगे, हम तो लठैत से तुम्हारा पिटाई, तुम्हारे परिवार का पिटाई करवाते रहेंगे, सारा चीज करवाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और चीज करेंगे। उन्होंने बोला कि अगर आपका पहले टैक्स 10 रुपए था, तो हम एक काम करते हैं, इसको बढ़ा के अब हम लोग क्या करते हैं, 15 रुपए कर देते हैं। ठीक है, 15 रुपए कर देते हैं। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इनका जो रेट है या टैक्सेस है, वो ज्यादा बढ़ा दिया। बागान मालिकों ने दरें बढ़ा दी और रैयतों ने किराया हड़ताल कर दी तथा बेदखली का शारीरिक रूप से विरोध भी किया। बेदखली क्या होता है? क्या इसको इसको ये समझ में आया लाइन, कि बागान मालिकों ने दरें बढ़ा दी और रैयतों ने किराया हड़ताल कर दिया। किराया हड़ताल कर दिया। ठीक। रैयत ने किराया हड़ताल कर दिया तथा बेदखली का शारीरिक रूप से विरोध भी किया। बेदखली कहने का मतलब है कि आपका जमीन कैप्चर करके जमीन से आपको बेदखल कर देंगे। अगर आप नील की खेती नहीं करोगे तो आपको आपके जमीन से क्या कर देंगे,
बेदखल कर देंगे। तो इसका विरोध भी किया किसने? रैयत ने, किसानों ने, वहां के पीजेंट्स ने। ठीक समझ में आता है? अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि अगर कोई भी रिवोल्ट या मूवमेंट अगर एक जगह केंद्रित होके रह जाए, सेंट्रलाइज्ड होके रह जाए, तो उसका कुछ असर उतना व्यापक नहीं रहता। लेकिन अगर वो पूरे क्षेत्र में या अलग-अलग क्षेत्रों में या दूर क्षेत्रों में फैल जाए, तब उसका जो असर होता है वो व्यापक होता है और सामने वाले को झुकना पड़ता है आपके सामने। बात ये हुआ कि ये जो मूवमेंट था, ये बहुत तेजी से फैला और सबसे बड़ी बात थी कि जो बंगाली बुद्धिजीवी लोग थे ना, यहाँ पे ध्यान दें, ये लाइन लिख के लाना है। बंगाली बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट का पूरे तरीके से सपोर्ट कर दिया। वो अपने मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर, जो भी मासिक पत्रिका है, वीकली है ना? वो सब के थ्रू इसका प्रचार और प्रसार एकदम ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किया और इतना किया कि इंडिया तो छोड़ो, इंग्लैंड तक बात पहुँच गई और ये बात मैटर बहुत बड़ा हो गया। मैटर बहुत बड़ा हो गया, है ना? ये जन अभियान बन गया। तो ये जो प्लांटर्स हैं, ये जो नील के खेती करने वाले जो किसान थे, इनके साथ बहुत लोग चले आए और जिससे इनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अब कुछ न्यूज़पेपर है, जैसे ये आपको लिख के आना है, नहीं लिखोगे तो भाई मतलब, है ना? क्या-क्या है? द हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट जो न्यूज़पेपर है, इसके माध्यम से जो नील क्रांति है, उसको अलग-अलग जगहों और क्षेत्रों तक पहुंचाया गया, जिससे ये मैटर और बढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो आपको भूलना ही नहीं, ये तो फैक्ट प्रीलिम्स में भी आ जाता है कि बंगाली प्ले है ना? बंगाली नाटक है क्या? नील दर्पण, दीन बंधु मित्र के द्वारा। क्या ये आप भूल जाओगे? ये भूल गए तो आप तैयारी करना छोड़ दो। नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। आप देखिए यहीं से आपका कितना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि दीन नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। और क्यों लिखा गया? जो नील रिवोल्ट था, नील विद्रोह था, इंडिगो रिवोल्ट था 1859 वाला, 1859-60 में जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ, उस दौरान ये लिखा गया था नील दर्पण। ठीक है? और उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो गरीब किसान थे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा और इसके माध्यम से पब्लिक का सपोर्ट हासिल करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब इतना तक तो हो गया। जब इतना तक हो गया तो अंततः क्या हुआ कि अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा, ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनको लगने लगा कि भाई अब ना हो पाएगा हमसे, अब हमारा समय यहाँ पे खत्म हो चुका है और अब ये नील वाला काम तो कम से कम बिजनेस यहाँ पे नहीं चल पाएगा। वेरी सून पूरे बंगाल से जो नील की खेती है वो चलेगाचे, मतलब खत्म, पूरे बंगाल से खत्म। तो 1860 के अंत तक पूरे बंगाल से, अंततः 1860 के अंत तक बंगाल से नील की खेती समाप्त हो गई। वाओ, क्या बात है! हमने सब कुछ देख लिया और अभी क्या है? अभी तो हमारा ओवरव्यू चल रहा है। किस चीज का? 1917 इंडिगो रिवोल्ट का। 1917 के इंडिगो रिवोल्ट का पृष्ठभूमि पढ़ने के लिए हमने पूरा का पूरा 1859-60 का नील क्रांति पढ़ लिया और वो भी सारा फैक्ट डाटा एकदम जबरदस्त तरीके से हम समझ गए। एक रिवीजन, सब क्लियर। ठीक है, एक पार्ट हमने पूरा किया। अब चलते हैं कहानी आगे। अब 1860 में बंगाल से खत्म हो गया, लेकिन बात समझिए कि बंगाल और बिहार तो बिल्कुल लगे हुए था। तो बंगाल में सबसे पहले नील की खेती आई थी, लेकिन बंगाल से फैलते-फैलते जो दूसरे रीजन थे, जैसे बिहार था, वहां तक भी, वहां के क्षेत्रों में भी नील की खेती हो रही थी। ठीक,
नील की खेती हो रही थी। बंगाल में तो 1860 में खत्म हो गया, लेकिन बिहार में ये लंबे समय तक चलता रहा। बिहार को अगला 57 साल इस ये वेट करना पड़ा कि यहाँ भी कुछ हो और किसानों का साथ देने कोई आए और किसानों को उस दुख दर्द और पीड़ा से मुक्त करवाए। ठीक है, ये बात हुई। तब क्या हो रहा है, अब वहां से अब जंप करके आ जाइए थोड़ा सा आगे। अब साल है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ठीक है, अब यहां पे बात होती है अलग तरीके से। क्या बात होती है, साल है 1915। गांधी अराइव्स। गांधी पहुंचते हैं कहां, इंडिया। गांधी भारत पहुंचते हैं 1915 में। अब समझिए कि 1915 में गांधी कहां पहुंचते हैं, इंडिया में। और 1916 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है लखनऊ में। लखनऊ में ये वही सेशन है जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था नरम दल और गरम दल के बीच में। और फाइनली कुछ मुद्दों को लेकर, जो कि हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। 1907 में जब आईएनसी का जब सूरत वाला सेशन था, उस सूरत वाले सेशन में ये लोग क्या हो गए थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। याद आ रहा है, फाइनली इनके बीच में तो तलाक हो गया था। फाइनली ये बोलते हैं कि देखो ठीक है, तलाक हो गया था, कोई बात नहीं, 7 साल हम लोग दूर रहे, मतलब 9 साल, सॉरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक, 9 साल हम लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं, बहुत बड़ा टाइम होता है। एक काम करते हैं, अलग अलग रहने से कोई फायदा है नहीं, आओ फिर से हम और तुम एक हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। ये वो टाइम था जब नरम दल और गरम दल 1916 में क्या हो गए, एक हो गए। यहां पे इनका यूनिफिकेशन हो रहा था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। और यहीं पे एक और थे, एक व्यक्ति पहुंचे जिनका नाम था आर के शुक्ला या राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला पहुंचते हैं और मिलते हैं महात्मा गांधी से। क्यों मिलते हैं, इन्होंने सुना था कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। अब साउथ अफ्रीका के इनकी ख्याति को सुन के एक उम्मीद लिए, क्योंकि वो भी खुद भी किसान थे। राजकुमार शुक्ल वाज हिमसेल्फ फार्मर पीजेंट ऑफ चंपारण। तो ये खुद पहुंचते हैं कहा, गांधी से मिलने। और ये जाके सारा दुख भरा दास्तान सुनाते हैं गांधी को कि ये बंगाल वाले तो 1860 में मुक्त हो गए, लेकिन आज भी चंपारण वाले उसी दुख दर्द से जूझ रहे हैं। गांधी ने जब इनकी बातें सुनी तो गांधी जी ने इनका जो न्योता था, जो इन्होंने न्योता दिया था कि चंपारण आप आइए और खुद देखिए हम वहां के किसानों का बदहाली, तो गांधी जी ने इनका न्योता एक्सेप्ट कर लिया। बाकी भी बहुत सारी इंसिडेंट हुए थी इस 1916 वाले आईएनसी सेशन में, लेकिन अभी उस पे नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे मेंस के टॉपिक के मतलब कि अलग का चीज है। तो अभी जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वही करते हैं, नहीं तो चीजें बहुत सारा चीजें चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और इधर उधर, है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा। उसके बाद
अब अब स्टार्ट होता है कहानी इंडिगो रिवोल्ट 1917 का, जो कि हम लोग डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि इस टाइम में क्या क्या हो रहा है। ठीक, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं साउथ अफ्रीका से। 1916 में आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है, जहां पे नरम दल और गरम दल इकट्ठा होते हैं। वहीं पे राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं और गांधी जी को अवगत कराते हैं बिहार के चंपारण में स्थित जो नीलहा किसान हैं, नील की खेती करने वाले किसान हैं, उनके दुख दर्द और पीड़ा से अवगत कराते हैं और उनको न्योता देते हैं कि आप चंपारण विजिट करिए। गांधी जी ने इनके न्योता को एक्सेप्ट किया, बोला कि हाँ ठीक है, हम जरूर आएंगे वहां पे चंपारण। ठीक है, अब आगे की घटना देखते हैं। एक रिकैप इतना तक समझ में आया? अब ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 1917 इंडिगो रिवोल्ट का बैकग्राउंड। बिल्कुल सेम है जो 1859 में हुआ, एकदम हूबहू है, इसलिए आपको ज्यादा भार तकलीफ नहीं होगा। ठीक, देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए, आर्थिक हितों को देखते हुए क्या करवा रहा था, वहां के किसानों से नील की खेती करवा रहा था। जबरदस्ती जबरदस्ती नील की खेती करवा रहा था, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए या देखते हुए। ठीक, फार्मर को उचित जो उसका मेहनताना होता है, जिसको पारिश्रमिक भी बोलते हैं, वो नहीं मिल पा रहा था। यही कहानी तो वहां भी था। जितना लागत लग रहा था नील की खेती में, वो भी नहीं मिल रहा था किसानों को। औने पौने दामों पर किसान नील का फसल बेचने के लिए मजबूर थे। तभी तो ब्रिटिशर्स उसको बाहर में बेच के ज्यादा कमाई कर पाएंगे। और क्या हो रहा था, इंडिगो की खेती से वहां का जमीन जो है वो, उसका फर्टिलिटी जा रहा था। जमीन जो है वो क्या हो रहा था, बंजर होते जा रहा था, जमीन भी खराब हो रहा था। यही सब चीजें वहां भी थी 1859 में भी। ठीक, अब मीनवाइल, उसी बीच, उस समय की बात है, जर्मनी में एक नई घटना हुई। जर्मनी में क्या हुआ कि यूरोप वालों ने बोला कि भाई ये भारत से हम लोग मंगवा रहे हैं, जो कि ब्रिटिशर्स ही ले जा रहे थे नील, और वहां के मार्केट में उनका काफी यूज था। तो जर्मनी इस अवसर को देखते हुए, क्योंकि आज भी हम लोग जानते हैं कि तकनीकी रूप से कितना जर्मनी एक सक्षम देश है, तो जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल इंडिगो। आर्टिफिशियल मतलब खेती दो, मतलब मानव निर्मित, फैक्ट्री में बना हुआ आर्टिफिशियल इंडिगो जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया। और उससे क्या हो गया, अब नील की खेती बिल्कुल ठप पड़ गया। मतलब अब नील की खेती में बिल्कुल जो है वो फायदा, प्रॉफिट था ही नहीं। लॉस मेकिंग सेक्टर बन गया नील की खेती, लॉस मेकिंग एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो गया वो। तो इस वजह से जो वहां के किसान थे, वो चाहते थे कि अब तो नील की खेती करने में फायदा भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, नील की खेती करना बंद कर देते हैं। जब बाहर के मार्केट में डिमांड ही नहीं है, वहां के लोग खुद बना ही लिया अपने से, तो क्यों करेंगे, किसको बेचेंगे, बंद कर देते हैं। लेकिन वहां के जमींदार और जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जो बागान मालिक है, उनको तो लत लग गया था फायदा का, पैसा कमाने का। उन लोगों ने क्या किया कि और अलग अलग प्रकार का टैक्स इन पे लाद दिया, लगा दिया फार्मर्स पे, और बोला कि सुनो, अब और कम पैसे तुमको देंगे, ताकि हमको जितना मुनाफा चाहिए वो हम कर लेंगे। अगर बाहर में जो नेचुरल इंडिगो का डिमांड कम हुआ, तो एक ही ऑप्शन है, सस्ता बेच लो। सस्ता बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको अपना रेट कम करना पड़ेगा। तो ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते थे, ये लोग नया नया टैक्स लगा के किसानों को कम पैसा देते थे। मतलब नील की खेती करने में अगर उस समय लग रहा है 100 रुपए, तो पहले ये लोग उनको देते थे 80 रुपए, लेकिन अब टैक्स वगैरह लगा के अब उससे भी कम दे रहे हैं। कितना? मान लीजिए कि 60 रुपए दे रहे हैं, ताकि इन ब्रिटिशर्स का मुनाफा जो है वो चलता रहे वैसे ही।
ठीक है? अब इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्मर्स जो है वो लगातार क्या कर रहे थे, ये एट्रोसिटीज़ अत्याचार झेल रहे थे। उनको मतलब उनका भारी शोषण हो रहा था और पुलिस भी उनके साथ नहीं था, क्योंकि पूरा पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि न्यायपालिका सब का सब लोग जो है वो किसका फेवर कर रहे थे, जमींदार्स का फेवर कर रहे थे और बागान मालिकों का फेवर कर रहे थे। क्योंकि देखिए ये दुनिया में एक ही चीज होता है, एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू आर, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिलेशन। जहां पे आपका इंटरेस्ट है वहीं पे रिलेशन बनता है, जहां पे आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वहां पे रिलेशन नहीं बनता, चाहे वो कितना ही क्लोज रिलेशनशिप हो। सिंपल सी बात है। तो मेजोरिटी ऑफ जो है वो ऐसे ही चलता है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो ये सब जो है वो पुलिस पुलिस ऐसे नहीं बोलते कि गरीब लोगों के लिए तो पुलिस भी नहीं है, गरीब लोगों के लिए तो न्यायालय भी नहीं, आज भी ये बात करते हैं। बड़े-बड़े लोग होते हैं, बस ऐसे ही यूँ करके छूट जाते हैं, उनके लिए जो कोर्ट है वो रात में, सुबह में, भोर में, सब जगह मतलब हर टाइम में 4 बजे भोर में भी खुल जाता है। गरीब लोग हैं 2-2 साल तक जेल में हैं, क्योंकि उनके पास बेल करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो लोग अंदर ही हैं। मतलब छोटी से छोटी सज़ा में वो लोग 3-3 साल, 4-4 साल हैं। उनका बेल गारंटीड है, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो लोग बेल करवा सकें। ये सब बातें हैं, तो आज भी वो बात है, कौन-सी नई चीज़ है? तो उस समय भी ये बातें थीं, ठीक? अब वहाँ पे ये आपको याद रखना है, पीर मोहम्मद मुनीस, ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने प्रताप नाम के मैगज़ीन के थ्रू जो वहाँ के किसान थे, उनके सफरिंग्स को सबके सामने लाने का काम किया। और दुखी आत्मा, है ना? ये ऐसे करके कुछ अलग-अलग ऐसे करके वो लिखा करते थे, ठीक? तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए ये सब चीज़ें मिलती है, तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो ये प्रताप न्यूज़पेपर के माध्यम से ये लिखा करते थे, ठीक है? ये नाम पीर मोहम्मद मुनीस और प्रताप न्यूज़पेपर, ये मैगज़ीन आपको बिल्कुल याद रखना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। हुआ क्या? वही बात है कि आईएनसी का सेशन था कहाँ पे? लखनऊ में 1916। आर के शुक्ला मतलब राजकुमार शुक्ला, गांधी जी को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं कि आप चंपारण आइए, हमारा दुख दर्द देखिए और कुछ सॉल्यूशन बताइए कि अब क्या हो सकता है इसका। गांधी जी ने निमंत्रण को एक्सेप्ट किया और अप्रैल के महीने में 1917, ध्यान दीजिएगा, टाइमलाइन बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अप्रैल 1917 में सबसे पहले गांधी जी पटना पहुंचते हैं और उन्होंने शुरुआती दौर में ये प्रयास किया कि काम करते हैं, बातचीत करके मामला रफा दफा करते हैं। मतलब पहले बातचीत करके ही चीजों को शांत कर देते हैं, है ना? क्यों सत्याग्रह बैठना है, ये करना है, धरना देना है, ये सब करना है ना? बातचीत करते हैं ठीक से, और अगर बात बन जाती है तो क्या दिक्कत है? तो जो प्लांटर्स एसोसिएशन के जो मिनिस्टर थे, उनका नाम था जेम विल्सन, अगर नाम याद रहे तो अच्छी बात है। तो गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की और एक सॉल्यूशन निकालना चाहा, लेकिन जेम विल्सन साहब ने बिल्कुल मना कर दिया, बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तो नील का खेती करेगा, वो सब कुछ नहीं, हम लोग नील का खेती करेगा। जेम विल्सन ने साफ-साफ बोल दिया। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो गांधी जी ने, अभी भी गांधी जी बाज नहीं आए। गांधी जी जो उस समय तिरहुत के जो कमिश्नर थे, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, अगर आपको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल टाइम नहीं होता मेंस परीक्षा में लिखने के लिए। आप मेन पॉइंट डालिए और आइए, क्योंकि वो एक रेस होता है 3 घंटे का, है ना? मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो 3 घंटे का रेस होता है। उसमें जो है वो इतना कुछ डिटेल में जाने लेकिन फिर भी सुन लीजिए, ये तो नॉर्मल वीडियो है ना? तो अगर आपको लगे कि ठीक है तो ठीक है। तो गांधी जी ने फिर भी प्रयास किया, तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे उनसे भी गांधी जी ने मिलके बोला कि काम करिए, ऐसा कीजिए, उन्होंने भी मना कर दिया। बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का क्योंकि इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट है, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगेन
ये सब ना जब गांधी जी को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तो गांधी जी बोले कि ठीक है भाई, चलो अब चंपारण चलते हैं। तो गांधी जी फाइनली रीच्ड मोतिहारी। मोतिहारी वाज द देन हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण। देखो आज के डेट में तो वेस्ट चंपारण अलग है और ईस्ट चंपारण अलग है। मोतिहारी इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट चंपारण एंड बेतिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट चंपारण, है ना। बेतिया वेस्ट चंपारण और मोतिहारी ईस्ट चंपारण, तो ये बात जो है वो सब लोग जानते हैं। तो गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं और मोतिहारी पहुंच के जब मोतिहारी पहुंचते हैं और जब वो प्रयास करते हैं कि वहां के लोगों से मिले, तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सीधे बोलते हैं कि गांधी गो बैक। अभी साइमन गो बैक बाद में होगा, लेकिन है ना, ये होता है कि गांधी गो बैक, वापस जाओ। ठीक है, ये होता है, ये होता है घटना। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को बोला कि सुनो, चंपारण छोड़ दो। गांधी जी ने मना कर दिया। चंपारण छोड़ दो, गांधी जी ने मना कर दिया, सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं, नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लो। अब इसके लिए क्या हुआ कि गांधी जी पे केस कर दिया गया, गांधी जी पे मुकदमा चला। अब इस अपराध के वजह से क्योंकि उन्होंने मजिस्ट्रेट का बात नहीं माना, इस अपराध के चलते गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन 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 ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। ठीक है, कैसे, सुनिए। ये टाइम था क्या, 1917, मतलब कि ये बिल्कुल बीच में ही आता है, बिल्कुल बीच में नहीं, लेकिन ये बीच में आता है कब, 1914 और 1918 के बीच में। ये कौन सा पीरियड है, ये पीरियड है वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट का ये पीरियड है। मतलब कि जब गांधी जी चंपारण में थे तो उस समय वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, प्रोसेस में था। अब जब डीएम ने अपना पावर दिखाया, मजिस्ट्रेट ने अपना पावर दिखाया और गांधी जी पे मुकदमा शुरू किया, जो ऊपर के अधिकारी थे उन्होंने मजिस्ट्रेट को बोला कि अरे बेवकूफ, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब। मजिस्ट्रेट ने बोला कि वही कर रहा हूं जो हम लोग करते आए हैं। ऊपर के अधिकारियों ने बोला कि पता नहीं है, अभी वर्ल्ड वार चल रहा है, हालत खराब है हम लोग का, हम लोग को सैनिक चाहिए, हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए, हम लोग को पैसे चाहिए, हम लोग को भारतीयों का कॉपरेशन चाहिए, तभी मिलेगा फाइनेंसेस, तभी मिलेगा सैनिक लड़ने के लिए वॉर में। मजिस्ट्रेट बोला अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सभी लोगों ने बोला कि गांधी जी माफ कर दीजिए, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, हमसे भूल हो गई, आप पर लगाया हुआ सारा केस वापस। आपको चंपारण घूमना है ना, सारे गांव में जाइए, घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो एवरीवेयर। गांधी जी वाज शॉक्ड, भाई ये तो रातों रात सीन बदल गया। गांधी जी बोले कि बहुत अच्छा बात है। अब गांधी जी क्या हुआ कि अब वो जो है वो फ्रीली पूरे गांव गांव तक जाने लगे और उनका साथ देने के लिए भी कुछ लोग थे वहां पे, ऐसा नहीं है कि वो अकेले थे। गांधी जी का जो मुकदमा है वो वापस ले लिया गया, उनको बोला गया कि आप जाके गांव वगैरह में घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, इसका मतलब निकालिएगा, क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश वेयर कॉम्पेल्ड टू डू सो, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये करने के लिए मजबूर थे। क्यों मजबूर थे, 1917 इट वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार। उनको इंडिया से कोऑपरेशन चाहिए था, इंडिया से जो बिजनेस के थ्रू जो पैसा उनको मिल रहा था, उसी पैसे का यूज वो लोग वर्ल्ड वार में कर रहे थे। और जो सैनिक था, इंडियंस था, है ना, वो मरने के लिए जा रहे थे, यहाँ से, हमारे यहाँ से इंडियन सैनिक जा रहे थे उनके तरफ से लड़ने के लिए। तो इस वजह से मजबूर थे। ऐसा कहावत अपने तरफ होता है ना कि जरूरत आने पे गधे को भी बाप बनाया जाता है। तो बस इंग्लैंड वालों ने बोला कि गांधी, आप राष्ट्रपिता बाद में बनना, पहले आप हमारे पिता बन जाओ। गांव गांव क्या, गली मोहल्ला घर में जाके रहो, आप जो करना है करो। लेकिन अब ये करते ही
गांधी के साथ वहां पे और भी लोग थे। एक तो कि ब्रज किशोर प्रसाद थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा था जो आईएनसी सेशन, आईएससी आईएनसी का जो 1916 वाला जो लखनऊ सेशन था, वहां पे इनका एक और बड़ा रोल था इम्पोर्टेंट। वो हमको मैसेज में करके बताइएगा आप कि क्या बड़ा रोल रहा था, है ना? किसानों के बारे में ही ये है। किसानों का मुद्दा उठाया था। थोड़ा सा अगर आप लोग डिटेल में एक आध लाइन लिख के भेजते हैं तो आई विल बी हैप्पी। मुझे खुशी होगा कि आप लोग, है ना, पॉजिटिवली आप लोग भी भाग ले रहे हैं, है ना, और अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। ब्रज किशोर प्रसाद के साथ साथ राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई, ये सब नाम भूलना नहीं है आपको, नरहरि पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी। ये सभी लोग जो है, इनके साथ और भी लोग थे, लेकिन ये मुख्य नाम है जो कि आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो ये सब लोग गांधी के साथ जुड़े हुए थे और गांव गांव घूम के किसानों के बातों को सुनते थे, किसानों तक अपनी बातें पहुंचाते थे, आगे क्या करना है ये पूरा प्लान बनाते थे और पूरा एक ग्राउंड लेवल का स्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। क्यों? टू टू स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ठीक है। ये हुआ। अब ये सब चीजें देख के जो वहां के जो बागान मालिक थे, वो लोग सदमे में आ गए। बोले कि गांधी जी को तो हम लोगों ने दिया था कि भाई तुम गांव घूमो, ये तो हमारे खिलाफ सारा व्यवस्था ही तैयार कर दिया इस इंसान ने। अब उन लोग को दिक्कत हो गया। तो अब कौन आ गया आमने सामने? गांधी जी, गांधी जी और प्लस उनके जो लोग थे, है ना, उनके जो लोग थे वर्सेस कौन? प्लांटर्स या प्लांटर्स एसोसिएशन। पूरा का पूरा प्लांटर्स एसोसिएशन उठ के खड़ा हो गया गांधी जी के खिलाफ। बोला कि सुनो भाई, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी रोजी रोटी पे यार लात मार रहे हो, ऐसे कैसे? तुम आगे मतलब कि हमारा कई सालों से जो मतलब अच्छा खासा चल जो बिजनेस चल रहा है उसको तो तुम चौपट करने का काम कर रहे हो। गांधी जी लगे रहे अपने काम में। ब्रिटिशर्स झुके हुए थे। क्यों? 1917, सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ब्रिटिशर्स को इंडियन का कोऑपरेशन चाहिए था। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन है उसने सख्त विरोध जताया कि गांधी जी जो गांव गांव में जाके कर रहे हैं वो सही नहीं है। सिंपल सी बात है। सख्त विरोध जताया, विरोध किया। ठीक है। जो बागान के प्लांटर्स एसोसिएशन वाले लोग थे, या कह सकते हो सिंपल भाषा में कि बागान मालिकों का जो ग्रुप था, दल था, वो लोगों ने सीधे सीधे बोला कि नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो बागान मालिक और गांधी जी आ गए आमने सामने। ठीक है, ये हो गया बात। इस बीच, क्योंकि जो ऊपर के अधिकारी लोग बैठे हुए थे उनको तो पता था कि ये लोग छुटवैये लोग छोटे छोटे इशू में ही दबे रहेंगे। ये लोग अपने फायदा, क्योंकि बागान मालिक लोग अपना फायदा देख रहे थे कि हमारा जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा। वो लोग बड़ा सिनेरियो नहीं देख रहे थे, बड़ा पिक्चर नहीं देख रहे थे कि हम अगर गांधी से उलझेंगे तो पूरा इंडिया भड़क जाएगा हम पे। और एक तो कि उधर फंसे हुए हैं वॉर में, और इधर भी अगर कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इधर भी वॉर लड़ना पड़ेगा। एक तो कि कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, सैनिक नहीं मिलेगा, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और अगर वॉर में इधर फंस गए तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे। तो एडवर्ड गेट, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, उपराज्यपाल, है ना, बिहार के जो उपराज्यपाल थे उस समय, एडवर्ड गेट, वो भागते भागते आए। वो बोले अरे बेवकूफ तुम लोग, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गांधी जी को कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक, गांधी जी जो बोलेंगे वो होगा। गांधी जी आप क्या बोलते हैं, क्या होगा? एडवर्ड गेट ने बहुत प्यार से गांधी जी से पूछा कि बताइए, आप जो बोलेंगे वही होगा। गांधी जी ने बोला कि काम करिए, वही जो कृष्ण भगवान ने किए, ने बोला था, हो न्याय अगर तो आधा दो, और अगर उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। बस ऐसा ही कुछ डायलॉग शायद गांधी जी ने मारा होगा। तो एडवर्ड गेट ने बोला, नाम याद रखना है भाई साहब,
एडवर्ड गेट। एडवर्ड गेट ने बोला कि काम करते हैं, एक कमिटी बना देते हैं गांधी जी, और उस कमिटी में एक काम करिए, आप भी हो जाइएगा शामिल। आपकी देख-रेख में ही होगा, क्योंकि कमिटी के मेंबर आप रहेंगे, तो आपकी देख-रेख में ही कमिटी के जो भी फैसले होंगे, वो होंगे। और जो भी कमिटी का रिकमेंडेशंस होगा, वो हम मान लेंगे, और इससे सब खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। गांधी जी बोले कि वाह क्या बात है, आप पहले क्यों नहीं आए? क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी बात पे क्या हुआ कि चंपारण एग्रीकल्चरल इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ। बहुत बढ़िया, ये बनाया गया। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति का गठन हुआ, बनाया गया, जिसका जिसके हेड कौन थे, है ना, जिसके हेड थे एफजी स्लाई। बिल्कुल याद रखना है, एफजी स्लाई के अलावा दो और ब्रिटिशर्स थे। अगर आपको नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अभी नहीं याद है। ठीक है, नहीं याद है क्योंकि मैंने जरूरत ही नहीं समझा उसको याद करने का, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं। जो हेड है, चेयरमैन है, उसका नाम याद रखेंगे, एफजी स्लाई। उसके साथ साथ उसमें दो इंडियन थे। लोग तो बस गांधी जी का ही नाम याद रखता है, लेकिन गांधी जी के अलावा उसमें एक और भारतीय थे जिनका नाम था हरिहर नारायण सिंह। ठीक है, वो उसके मेंबर थे। तो 5 मेंबर वाला था। ठीक है, और इसमें ये लोग थे। ठीक, ओके। नाउ, अब तो ये सब हुआ। ठीक है, गांधी और हरिहर नारायण सिंह इसके सदस्य थे। और उसके बाद कमिटी ने अपना जो सिफारिश है, जिसको इंग्लिश में रिकमेंडेशन बोलते हैं, वो सबके सामने रखा। कब? अक्टूबर 1917। मैंने शुरू में मैं बोला था कि डेट याद रखना। गांधी जी चंपारण कब आए थे? अप्रैल में। और ये सब होते होते क्या आ गया? अक्टूबर। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने। लगभग जो है वो 6 महीने का समय लग गया। ये सब, यही 6 महीने था स्ट्रगल, यही 6 महीने था। इसके जो कुछ पार्ट थे, वो कह सकते हो कि सत्याग्रह मूवमेंट, ये सब चीजें चल रही थी। ये मास स्केल वाला मूवमेंट नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं था, ऐसा कुछ। ठीक है, एक नया मूवमेंट था, नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, अहिंसा, अहिंसात्मक, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो 1917 में जब उसका रिकमेंडेशंस आया, तो रिकमेंडेशंस में क्या क्या बोला गया, इसमें ब्रिटिशर्स का चालाकी मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये देखिए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिया था। ठीक, ये जो विरोध हो रहा था ना, इसके पहले ब्रिटिशर्स ने टैक्स बढ़ा दिया था। मतलब अगर टैक्स है 100 रुपए, तो उन्होंने उन्होंने इस टैक्स को कर दिया क्या, 10 रुपए और करके, और बोल दिया कि 110 रुपए लेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला क्या, इतना 6 महीना तक ये जो भी हुआ, सत्याग्रह वगैरह, पता नहीं क्या क्या हुआ, इस 6 महीने के होने के बाद जो रिकमेंडेशंस आया, वो ये हुआ कि सुनो, ये जो 10 रुपया बढ़ाए थे ना, इस 10 रुपए का 1/4, 1/4, इस 10 रुपए का 1/4 हम माफ कर देते हैं, जाओ। मतलब कि अब से 110 नहीं लेंगे, अब से हम तुमसे क्या लेंगे, एक 100 107.5, है ना, 107.5 रुपए लेंगे। मतलब जो 10 रुपया बढ़ाए थे, उसका 25% कम कर दिए। समझिएगा बात को। तो अब दो तरह के लोग होंगे, कुछ लोगों ने टैक्स दे दिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा। गांधी जी के भरोसे होंगे कि गांधी जी जब फैसला करवाएंगे तभी हम टैक्स देंगे। जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था,
उनको बोला गया कि भैया सुन, तुमको 110 नहीं देना है, तुमको 107 रुपए 50 पैसे देने हैं। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। कितने चालाक थे ब्रिटिशर्स, 6 महीने का मेहनत करवाया। आज पूरा देश जानता है कि सत्याग्रह ये वो क्या थे। जानबूझ के 10 रुपए बढ़ा दिया। ये सत्याग्रह से ठीक ठीक पहले कि कितना भी नेगोशिएशन होगा तो क्या होगा, अंतिम में इन लोग को लगेगा भी कि ये लोग जीत गए, लेकिन जीत के भी ये लोग हार जाएंगे। 10 रुपए बढ़ा दिया और क्या बोला कि एक काम करते हैं, 1/4 घटा देते हैं, मतलब कि अब आपको 107 रुपए 50 पैसे देने पड़ेंगे। सब खुश, भारतीय जनता खुश कि अरे वाह, आज तक ब्रिटिशर्स झुके नहीं थे, पहली बार झुक गए, बहुत बड़ी बात है। गांधी जी जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। और मैंने बोला कि दो दो प्रकार के लोग होंगे, एक जो टैक्स दे दिए होंगे और एक टैक्स जो होंगे कि गांधी जब फैसला कर लेंगे तब हम टैक्स जमा करेंगे। तो जिन्होंने नहीं जमा किया था उनको बोला गया कि सुनो, 110 नहीं जमा करना है, 107.5 जमा करना है। जिन्होंने 110 जमा कर दिया था उनको बोला गया कि सुनो, हवेली पे आ जाना और अपना 2 रुपए 50 पैसे वापस ले जाना। बस यही था फैसला, यही था फैसला, इतना ही फैसला था। मतलब सोचो कि किस प्रकार से बेवकूफ लोग बन रहे थे। तिनकठिया सिस्टम को खत्म कर दिया गया, बोला कि सुनो भाई, अब ये सब नहीं होगा। किसान का जमीन है, उनका फैसला होगा। अगर वो चाहेंगे कि 20 के 20 कट्ठा में गेहूं उगाना है, धान उगाना है या दाल उगाना है या सरसों उगाना है, दलहन तिलहन जो भी उगाना है वो उगा सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अपॉन देम, सिंपल सी बात है। तो 3 कठिया सिस्टम खत्म कर दिया गया। गांधी यहां से एक बहुत बड़े नेता के तौर पे और नेशनल लीडर के तौर पे उभरे। ये तो देखिए, ये तो रिकमेंडेशंस था, ये दोनों रिकमेंडेशंस था जिसको माना गया। ये एक नॉर्मल आउटकम था जो कि हम लोग जानते हैं। तो इन दोनों में फर्क है। ये रिकमेंडेशन, अब ये रिकमेंडेशन नहीं था कि गांधी को नेशनल लीडर बना दिया है, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं था। तो ये एक जनरल थॉट है जो कि हम सबके बीच में है इस घटना के बाद। अब बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका महत्व क्या है। तो अगर ऐसा कुछ प्रश्न आ जाए तो हमारे पास लिखने के लिए कुछ तो पॉइंट चाहिए। तो ठीक है, कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, हम जानते हैं कि आप थक चुके होंगे, बहुत लंबा आपने पढ़ा। तो कुछ पॉइंट तो रहना चाहिए ना, कि कुछ पॉइंट दिमाग में रहेगा तब तो आप लोग उसको विस्तार पूर्वक लिख पाएंगे एग्जाम में। तो देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। ये पहला सत्याग्रह था, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो पहला सत्याग्रह था, ठीक, ध्यान दीजिए। उसके बाद पहला बार किसानों का मुद्दा पूरे देश भर में उठाया गया, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक किसानों के मुद्दे को नहीं उठाया गया था, लेकिन पहली बार उठाया गया। ये बड़ी बात थी, ये सब चीजें पहली बार हो रही थी। उसके बाद ये जो पहला जो मूवमेंट हुआ, इंडिगो जो अ, अ, नील विद्रोह हुआ और चंपारण सत्याग्रह हुआ, इससे आगे आने वाले जो और मूवमेंट थे उसके लिए उसका फाउंडेशन तैयार हो गया था। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, है ना। और भी आगे आने वाले दिनों में, जस्ट अगले साल ही ये लोग अहमदाबाद और खेड़ा में करेंगे। तो ये उसके लिए बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन, आधारशिला बिल्कुल तैयार हो गया था भविष्य के लिए, ठीक है। गांधी जी एक करिश्माई जन नेता के रूप में उभरे, बहुत बड़ी बात है, ठीक। ये प्रीलिम्स का भी फैक्ट है और ये आपको लिख के आना है एग्जाम में कि इसी घटना के बाद, पहले वो मोहनचंद करमचंद गांधी ही थे, लेकिन इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा का जो एक नाम है या सिंबॉलिक नेम है वो दिया, ठीक है। ये हुआ, टैगोर ने उन्हें दिया, ये बात ध्यान देना है। उसके बाद क्या हुआ, पहली बार नॉन वायलेंस का इस्तेमाल हुआ था किसी मूवमेंट में। तो ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था।
तो ये भी पॉइंट लिख कर आना है कि अहिंसा का प्रयोग पहली बार किया गया था। अहिंसा है ना, अहिंसा के साथ मूवमेंट हुआ। उसके बाद मास मोबिलाइजेशन था। अभी तक क्या होता था कि कुछ लोग किसी विद्रोह में छुट-पुट कुछ लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन अभी जो है वो पूरा मास मोबिलाइजेशन, जन आंदोलन बन गया था। बच्चा-बच्चा, औरतें, सब लोग एक साथ, सब लोग एकदम भीड़ इतना है कि देख के ब्रिटिश परेशान। ये मास मोबिलाइजेशन था जो कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था फर्स्ट टाइम। हुआ क्या? ध्यान से सुनिएगा। मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि लोगों को एकदम हिट करे कि क्या है। बढ़े हुए करों में, समझिएगा मैंने क्या बोला था, बढ़े हुए करों में केवल 110 की कटौती की थी। मतलब फिर से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि इस चंपारण मूवमेंट के पहले जो ब्रिटिशर्स जो टैक्स ले रहे थे वो क्या था? 100 रुपए ले रहे थे। तो 100 रुपए ले रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इस ठीक इसके पहले क्या किया? इस चंपारण मूवमेंट के पहले क्या किया कि बोला कि सुनो, टैक्स थोड़ा-सा और बढ़ गया है, इसमें हम 10 रुपए और जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया टोटल? टोटल हो गया अब किसानों को देना है 110 रुपए। 6 महीने तक ये लोग क्या करते हैं? चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो रिवोल्ट, गांधी बिकेम करिस्मेटिक लीडर। अरे बाप रे बाप! इतना सारा चीज हुआ। वो भी क्या मजबूरी रही थी ब्रिटिशर्स की? वर्ल्ड वार था। वर्ल्ड वार था, मजबूरी थी, तब जाके ₹2.5 मतलब ₹2.5 एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट 25% कम किया। अब ये देखिए कहानी क्या है, इस स्टेटमेंट से कहानी क्या बनता है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि बढ़े हुए करों में, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, बढ़े हुए करों में केवल 25%। तो बढ़ा कौन था? 10। 10 रुपए में अगर 25% कम करेंगे तो कितना कम कम करेंगे? -25% अगर आप करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ये रिजल्ट आएगा कि भैया ये क्या किया है? 2.5 रुपीस कम किया है। ये 2.5 रुपीस कम किया है, मतलब अभी भी आपको कितना देना है? 7.5 तो आपको देना ही देना है। यही बात था। तो अब ब्रिटिशर्स को कितना देना था? ब्रिटिशर्स ने किया, ब्रिटिशर्स को पहले तो 100 मिल ही रहा था, जानबूझ के उन्होंने 10 बढ़ाया था। और 10 बढ़ा के क्या किया? बोला कि ₹2.5 कम कर देते हैं। अब तुम लोग दे देना। जो नया रेट है, रिकमेंडेशंस के बाद जो नया रेट है वो है 107 रुपए 50 पैसे। ये तुम लोग दे देना। जिन लोगों ने नहीं दिया है वो आके जमा कर दो भाई। जिन लोगों ने दे दिया है वो एक काम करो, आओ और अपने 2 रुपए 50 पैसे लेते जाओ। रिटर्न कर दिया। बताओ भाई, यही तो था कहानी। इतना 6 महीना परेशान होने के बाद यही मिला था लोगों को। यही था वो। इसी में देश पागल था। लोग को पता नहीं चल रहा था कि ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसके वजह से ये ₹2.5 कम किया, नहीं तो ₹2.5 कम नहीं करता। घुमा घुमा के ये लोग कूटते पहले। ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर मूवमेंट, और आगे आने वाले जो आंदोलन थे उसके लिए महान प्रेरणा मिली, जिसके वजह से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, उसके बाद से नन कोऑपरेशन मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, है ना। उसके बाद फिर जो है वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ। फिर सो आगे हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, ये सब चीजें चलेंगी आगे। इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूरा नील क्रांति किया, दोनों पार्ट, 1859 वाला भी किया और 1917 वाला भी किया। तो एक क्लास में पूरा का पूरा नील क्रांति सारे फैक्ट और फिगर के साथ हमने कंप्लीट किया। इतना डिटेल में, इतने आंकड़ों के साथ, नंबर के साथ हमने समझा। बहुत डिटेल है। बने रहिए साथ में। और एक बात बता दूं, ये हिस्ट्री है तो ऐसा चल रहा है। मैं यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, एंड साइंस एंड टेक पढ़ाता हूँ। तो आप समझिए कि ये पेपर 1 है। ये पेपर 1 चल रहा है। और करंट अफेयर्स तो यूपीएससी वालों के लिए हमेशा साथ रहता ही है, सीने से चिपका हुआ। तो पेपर 1 में हिस्ट्री के बाद क्या है? करंट अफेयर्स है। डीआई मैं नहीं करवाऊंगा, मैंने बोला।
मैथ्स के बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, है ना इंडस्ट्री में, वो लोग करवा देंगे। मैं करवाऊँगा क्या? मैं करवाऊँगा पेपर 2 में, जब पेपर 2 का बारी आएगा तो वहाँ पे मज़ा आएगा पॉलिटी पढ़ने में। वहाँ पे इकोनॉमिक्स करेंगे, वहाँ पे ज्योग्राफी करेंगे, वहाँ पे साइंस एंड टेक करेंगे, बेहतरीन तरीके से। कुछ कुछ पॉइंट एनवायरनमेंट के भी आ जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करेंगे वहाँ पे। तो आप लोग बस बने रहिए, मज़ा लेते रहिए। जिन लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है वो भी करिए, जिनका नहीं हो रहा है वो भी करिए, और जो लोग बीपीएससी का तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी करिए, क्योंकि ये कर लोगे तो 70% आपका सारा मुश्किल खत्म। 70% सारा टेंशन खत्म। प्रीलिम्स निकालो, मेंस निकालो, कहानी खत्म। मेंस पहले से ही करके बैठो, जिस साल प्रीलिम्स निकला उस साल आर पार खेत पार, मतलब एग्जामिनेशन पार। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।